हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम लोग देखेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, आज हम पार्ट 2 में देखेंगे आगे के प्रश्नों को और उनका विस्तार पूर्वक विश्लेषण भी हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके विषय में पॉलिटी आता है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से ये जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है वो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 32। और भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर इन्होंने एक तरह से संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसके बिना जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको किसी भी हाल में हम लोग लागू, अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है तो हम मौलिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि संविधान की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसीलिए इस आर्टिकल 32 को इतना महत्व दिया गया है कि अगर ये नहीं रहता तो हम लोग अपने मौलिक अधिकार की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए आर्टिकल 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न कर रहा है 23 नंबर कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। जो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, वो मतलब शक्ति है उनकी, वो है विधायी शक्ति। यानी इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो 123 आर्टिकल के तहत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये उस समय जारी होता है जब संसद का कोई बैठक नहीं चल रहा हो। अगर उस समय कोई कानून लाना आवश्यक हो जाए तो राष्ट्रपति अपने विधायी शक्तियों का प्रयोग करके वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वैसे भी राज्यपाल को भी राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो चलिए हम आगे के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? देखिए, एक होता है संसदीय, एक होता है अध्यक्षात्मक। जो संसदीय होता है उसमें संसद को ज़्यादा शक्ति प्राप्त रहती है। और जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है। जैसे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पावर वहाँ के राष्ट्रपति को होता है। तो वही कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। यानी अमेरिका एक तरह से अध्यक्षात्मक शासन को अपनाता है। और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला संविधान अमेरिका में ही बना था, जो कि लिखित संविधान था। और वहीं सबसे पहले मौलिक अधिकारों की भी बात इसी संविधान में की गई थी। तो अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान है। और ये विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही संविधान है। आगे के प्रश्नों को देखें तो कह रहा है 25 नंबर में, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था नरसिंह राव के द्वारा। हमारे अगले प्रश्न में अब हम देखेंगे, आप लोगों के 2024 में जो ये प्रीवियस पेपर हुआ है उससे मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना हमारे लिए बहुत क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें पूछा है 26 नंबर प्रश्न में पूछा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन जब 2024 में एग्जाम हुआ था तब का पूछा हुआ है। तो इसमें हमारा आंसर 2019 होगा, क्योंकि 2019 में ही 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद 5 साल के बाद फिर से 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें अभी प्रधानमंत्री कौन है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो जो आम आदमी पार्टी है इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था 2023 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में तो उसके पहले 8 राष्ट्रीय दल थे। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या होगा? 6 राष्ट्रीय दल। उन 6 राष्ट्रीय दलों का नाम भी देख लीजिए।
इसमें हम पहला देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये 6 पार्टियां हैं, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आगे चलकर इन 6 पार्टियों से आपसे प्रश्न कर दें, क्योंकि आप लोग को क्षेत्रीय पार्टी को भी एग्जाम में पढ़ना होता है। और हालांकि जो हमने अभी 6 पार्टियों का नाम लिया है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम बताएंगे कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। कह रहा है कि 29 नंबर प्रश्न में कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए, जो ये नीति आयोग था, ये पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर 1915 में कर दिया गया था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2015। अब कह रहा है 30 नंबर प्रश्न में कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। यानी ये ताशकंद समझौता है, ये किन किन लोगों के बीच में हुआ था। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान के उस समय जो राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इन दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। अब ये हुआ कब था, तो ये हुआ था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद समझौता हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, पिछले साल में पूछा है कि ताशकंद समझौता किस देशों के मध्य हुआ था। हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि ताशकंद जो समझौता है, जब ये हुआ था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना होगा। अब हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था 1950 में। और ये भी अभी वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को, तो ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो हमारा आंसर होगा, इस समय वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो उनका नाम हमें वर्तमान में याद रखना होगा। हम यहाँ लिख देते हैं संजीव खन्ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन पूछने का ये भी पूछ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जेकिसुदास कानिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं जे कानिया। हम लोग यही याद किए थे कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे जे कानिया, लेकिन इनका पूरा नाम है हरिलाल जेकिसुदास कानिया। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 28 जनवरी, यहाँ पे लिखा है 28 जनवरी 1950। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी एक क्वेश्चन से एक ही आंसर नहीं निकालना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसको हल कर पाए। अभी उच्चतम न्यायालय पूछा है, अभी पूछ देगा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हमने यहाँ पे लिखा है संजीव खन्ना। अब चलिए हम आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। कह रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी। ये जो जनहित याचिका है, इसको हम लोग PIL भी कहते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है। और ये एक तरह से जो सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए लाया जाता है। तो वही कह रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी। कह रहा है कि ये किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था न्यायिक पहल के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस PIL के द्वारा अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। जैसे हम देखते हैं कि देश में जैसे संसद होता है, तो उसका उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है, और निम्न सदन लोकसभा। वैसे ही राज्य में जो विधानमंडल होता है, इसका उच्च सदन कौन सा है। तो जैसे संसद में
राज्यसभा और लोकसभा होता है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है और इसके दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जो ये राज्य में विधानसभा होता है वो देश में लोकसभा के समान होता है, और जो राज्य में ये विधान परिषद होता है वो देश में राज्यसभा के समान होता है। तो यहाँ उच्च सदन पूछा है, तो ये अगर राज्यसभा देश में उच्च सदन होता है तो हमारे राज्य में क्या होगा, विधान परिषद। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि विधानमंडल का उच्च सदन राज्य में कौन होता है, तो विधान परिषद। अब वहीं निम्न सदन पूछता है तो हमारा आंसर क्या होता है, विधानसभा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब कर रहा है 34 नंबर प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, कि सूचना का अधिकार, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में, और ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, क्योंकि इसमें 2002 में जब ये संशोधन किया गया तो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसको हम लोग देखते हैं कि 21 क में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार हमारे किस आर्टिकल में है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 21 के क में, यानी अनुच्छेद 21 के क में है हमारा शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था 2002 में। और उस समय शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया मौलिक अधिकार कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तो चलिए हम आगे के जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहे हैं हम लोग का कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो जो ये 355 जो अनुच्छेद है ये लाया कब जाता है, जैसे ये लाता है केंद्र सरकार, और कब लाता है, जब राज्य में कोई बाह्य आक्रमण होने का चांस हो, चाहे हिंसा हो जाए राष्ट्र में, तब अनुच्छेद 355 का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले इसका प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया गया था। और हम देखते हैं कि ये जो मतलब कह रहा है कि अनुच्छेद 355 इसका सबसे पहले प्रयोग देख रहे हैं कि 2023 में किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। जैसे मैंने बताया था कि संसद के कितने सदन है, 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन पूछा है कि संसद का निम्न सदन, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लोकसभा। वही उच्च सदन पूछता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, राज्यसभा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगर पूछ दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3। कितने अंग होंगे, 3। लेकिन सदन पूछेगा तो 2, एक लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए हम आगे के प्रश्नों की ओर भी बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। यानी ये पंचशील जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था, तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जो ये पंचशील समझौता हुआ था ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1954 में हुआ था। और भारत और चीन के बीच में, किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में 1954 में ये पंचशील समझौता हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। इसमें कहा गया था कि कोई भी मतलब दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हो ही गया। अब चलिए हम आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि सुरक्षा परिषद कह रहा है कि निम्न में कौन क्षेत्रवाद का रूप है। जैसे भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान पर आधारित आंदोलन, ये सारे क्या हैं, एक तरह से पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो रहे हैं कि नहीं, तो ये एक तरह से क्षेत्रवाद का ही रूप है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्योंकि ये तीनों क्या हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांगों के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत सारे प्रश्नों को भी देखा। देखिए हम चाहते तो इस वीडियो में और 20 प्रश्नों को देख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और उसको डिटेल से समझेंगे तो एक क्वेश्चन से हम पता ना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और मैं डेली मतलब प्रयास करूँगी कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, क्योंकि मेरे वीडियो से अगर किसी का थोड़ा सा